सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे से संबंधित अपने फैसले दीपल गिरीशभाई सोनी एवं अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बड़ौदा 20045 SCC 385 को पुनर्विचार के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। इस मामले में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जहां मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजा देने का कोई मामला नहीं बनता है, वहां दावेदार अधिनियम की धारा 163A के तहत अपना दावा दायर नहीं कर सकते। संदर्भ के लिए धारा 166 दावेदार को दोषी वाहन के चालक की गलती या लापरवाही साबित करने के आधार पर मुआवजे की मांग करने की अनुमति देती है। हालांकि धारा 163A बिना किसी गलती के दायित्व की अनुमति देती है, जिसका अर्थ है कि दावेदार को वाहन मालिक या चालक द्वारा किसी भी गलत कार्य, उपेक्षा या चूक को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने तर्क दिया कि धारा 163A एक लाभकारी कानून है और इसलिए दीपल गिरीशभाई सोनी मामले में दिए गए फैसले को स्वीकार करना मुश्किल है। इसे देखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया। स्थिति यह है कि हम वर्तमान में दीपल गिरीशभाई सोनी सुप्रा में 3 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि हमारी कठिनाई पर विचार करते हुए, जिसे हमने यहाँ ऊपर व्यक्त किया है, पूरे सम्मान के साथ लेकिन विशुद्ध रूप से न्याय के हित में, हम इस राय के हैं कि इस मामले पर 1 और 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है और इसलिए हम इस मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को इस मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ गठित करने के लिए संदर्भित करते हैं। संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि देने के लिए, वर्तमान मामले में चाको जॉर्ज नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था। कार को एक चालक चला रहा था और वाहन में 2 नाबालिग बच्चे मौजूद थे। कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पिता चाको जॉर्ज, नाबालिग बच्चों में से एक और चालक की मौत हो गई। इसके बाद मां, उसके जीवित बच्चे और उसके ससुराल वालों ने न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की। प्रासंगिक रूप से दावा धारा 166 के तहत किया गया था। हालांकि न्यायाधिकरण ने याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई थी। जब चुनौती दी गई तो उच्च न्यायालय ने अस्वीकृति को बरकरार रखा। अनिवार्य रूप से इस स्तर पर दावेदारों द्वारा धारा 163A के तहत उनके दावे पर विचार करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने दीपल गिरीशभाई सोनी के निर्णय का पालन करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। शुरू में न्यायालय ने उपर्युक्त मिसाल का अवलोकन करने के बाद अधिनियम के तहत धारा 163A को शामिल करने पर चर्चा की। वास्तव में पैराग्राफ 39 में उक्त निर्णय में अधिनियम की धारा 163A को एक सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे विभिन्न हितधारकों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर नियुक्त समीक्षा समिति की सिफारिशों पर लाया गया है। मोटर वाहन दुर्घटनाओं की लगातार बढ़ती घटनाओं और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार के रूप में लापरवाही से वाहन चलाने को साबित करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण नो फॉल्ट लायबिलिटी की अधिक व्यापक योजना की आवश्यकता महसूस की गई थी। न्यायालय ने कहा, न्यायालय ने पाया कि यद्यपि इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन एक समान प्रावधान डाला गया है। यह अभी भी प्रासंगिक है क्योंकि ये दुर्घटना होने पर लागू था। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 163A किस प्रकार लाभकारी कानून है। इस प्रकार वर्तमान मामले सहित, जिसमें परिवार के आधे सदस्य की मृत्यु हो गई, न्यायालय को दीपल गिरीशभाई सोनी में निर्धारित कानून की स्थिति को स्वीकार करना कठिन लगा। वास्तव में ये निष्कर्ष कि यदि दुर्घटना किसी के अपने चालक की गलती के कारण हुई है, लेकिन ऐसे मामले में भी दावेदारों को अधिनियम की धारा 163A के तहत आवेदन करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। यदि उन्होंने अधिनियम की धारा 166 के तहत आवेदन करने में असफलता पाई है, तो ये कानून में स्वीकार किए जाने वाला एक कठिन प्रस्ताव है, विशेष रूप से प्रावधान की लाभकारी प्रकृति को देखते हुए, जो अधिनियम या किसी अन्य कानून के अन्य प्रावधानों के बावजूद भी शामिल है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां धारा 166 के तहत कोई दावा नहीं किया गया है, न्यायाधिकरण को दावेदारों को धारा 163A के तहत अपने दावे को बदलने का अवसर देना चाहिए, भले ही वे स्वेच्छा से ऐसा न करें। इसके अलावा इसने ये भी कहा कि वर्तमान केकड़ी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने शुक्रवार को केकड़ी उपखंड अधिकारी के प्रतिनिधि को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर न्यायिक व्यवस्था में व्यावहारिक सुधार करते हुए कॉलेजियम प्रणाली में संशोधन की मांग की। बार एसोसिएशन ने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को ही न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।
जबकि ट्रायल कोर्ट्स विचारण न्यायालयों में वर्षों से सेवा देने वाले अनुभवी अधिवक्ताओं को इस प्रक्रिया में अवसर नहीं मिल पाता। ज्ञापन में बताया कि ट्रायल कोर्ट्स देश की न्यायिक प्रक्रिया की नींव होते हैं और वहीं से मुकदमों की शुरुआत होती है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट्स के अधिवक्ताओं को विभिन्न कानूनी पहलुओं जैसे कि दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, श्रमिक विवाद आदि का गहरा अनुभव होता है। इस अनुभव को न्यायिक नियुक्तियों में नजरअंदाज किया जाना न्यायिक गुणवत्ता के साथ अन्याय है। बार एसोसिएशन ने ये भी तर्क दिया कि जहां हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वकील आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, वहीं ट्रायल कोर्ट के अधिवक्ताओं को लगभग हर प्रकार के कानून में व्यापक अनुभव प्राप्त होता है, जिससे वे एक निष्पक्ष और संतुलित न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के अधिक सक्षम होते हैं। ज्ञापन के माध्यम से बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांग की कि कॉलेजियम व्यवस्था में आवश्यक संशोधन कर ट्रायल कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने वाले योग्य अधिवक्ताओं को भी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जिससे न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सक्षम, जमीनी और प्रभावशाली बनाया जा सके। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल, शैलेंद्र सिंह राठौर, सीताराम गुप्ता, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, अभिनव अग्रवाल, भैरू सिंह राठौर, शैलेंद्र देवड़ा, सानिया सेन, राकेश गुर्जर, मुकेश गढ़वाल, योगेंद्र सिंह एवं अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे। आज अपने बार एसोसिएशन केसगिरी के बैनर से महामहिम राष्ट्रपति महोदया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन इस बात का दिया कि देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम व्यवस्था है, जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के योग्य वकीलों को जज के रूप में नियुक्ति दी जाती है, उस मामले में ट्रायल कोर्ट के वकीलों को भी ये न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी जानी चाहिए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के जो वकील हैं वो सभी मामलों में दक्ष और बिल्कुल मजबूत रूप से पैरवी करने वाले अनुभवी व्यक्ति होते हैं। जबकि हाई कोर्ट में पर्टिकुलर या तो कोई सिविल का काम करता है, कोई क्रिमिनल का करता है, कोई रेवेन्यू का करता है, कोई सीए अकाउंट्स का काम करता है। जबकि यहाँ ट्रायल कोर्ट के जो वकील होते हैं सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, रेवेन्यू मामलों में विशेषज्ञ होते हैं और निश्चित तौर पर जो उनका अनुभव होता है वो हाईकोर्ट के वकीलों से काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है। तो ऐसे में हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया से और इनसे निवेदन किया है कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार करके, उसमें संशोधन करके और ट्रायल कोर्ट के वकीलों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से पहले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था मोदी सरकार द्वारा और उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएससी को अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर किया था, असंवैधानिक घोषित किया था। उस समय जो जजमेंट हुआ, जो जजमेंट बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और वर्सेज यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से है, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फाइंडिंग दी थी कि कॉलेजियम व्यवस्था में चेंज होना चाहिए, सुधार होना चाहिए और सुधार के साथ ही ट्रायल कोर्ट के वकीलों को भी इसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। तो उस जजमेंट की लाइन में भी, उस जजमेंट के में भी जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए उनके आधार पर भी ये संशोधन किया जाना चाहिए और ट्रायल कोर्ट के वकीलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति दी जानी चाहिए। उसके लिए योग्यता का कोई पैमाना निर्धारित होना चाहिए, चाहे इंटरव्यू बेस्ड हो, चाहे परीक्षा हो, लेकिन ट्रायल कोर्ट के वकीलों को बेनिफिट मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर ट्रायल कोर्ट के वकील जब वहाँ जाएंगे वो नींव के पत्थर के रूप में काम करेंगे तो हमारी न्यायिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा। आज हमने यही माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री महोदय और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यही निवेदन किया। क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अभिभाषक बहुत मेहनत करते हैं और उनकी न्याय प्रक्रिया में बहुत अहम भागीदारी रहती है। अपीलेट कोर्ट के अंदर तो जो ट्रायल कोर्ट की पत्रावली आती है उसी का मंथन होता है। ऐसी सूरत में जो ट्रायल कोर्ट के वकील हैं उनको भी इक्विटी ऑफ लॉ के सिद्धांत के ऊपर बेनिफिट मिलना चाहिए। उनमें भी योग्य और अनुभवी वकील हैं और उनको इसके लिए चांस मिलना चाहिए। ये जो कॉलेजियम व्यवस्था है इसमें सुधार करना जरूरी है। इसमें योग्यता का पैमाना महत्वपूर्ण है, न कि किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसलिए मेरा आग्रह है और इसी अपील के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि ट्रायल कोर्ट से भी जो योग्य अभिभाषक हो उनका अवसर दिया जाए। विशिष्ट न्यायाधीश एवं एडीजे कोर्ट के कड़ी क्रम संख्या 1 ने मादक पदार्थ अफीम डोडे के फौजदारी प्रकरण 53/2022 के आरोपी रोहित बलाई पुत्र हीरालाल बलाई निवासी जयसिंहपुरा थाना बेगू जिला चित्तौड़गढ़ के कब्जेशुदा वाहन मारुति अल्टो कार नंबर 01813006 में से 4 कट्टे अफीम डोडा कुल 80 किलो 100 ग्राम के संबंध में अभियोजन द्वारा संदेह से परे अपराध प्रमाणित नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप आरोपी को अपराध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किए जाने का निर्णय पारित किया।
मामला पुलिस थाना सरवाड़ में दिनांक 9 जनवरी 2022 को दर्ज किया कि पुलिस थाना सरवाड़ ने गश्त के दौरान दिनांक 9 जनवरी 2022 को फतेहगढ़ से पहले चांदोलाई तिराहे पर रात्रि 7:15 बजे ऑल्टो कार नंबर 01 जिसमें 2 व्यक्ति बैठे थे। पुलिस को देखकर चालक सीट पर बैठा व्यक्ति अंधेरा होने से कार से उतरकर भाग गया। पास बैठे व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा, जिसने अपना नाम छोटू हुजूरी होना बताया। कार की तलाशी में 4 कट्टे कुल 80 किलो अफीम डोडा बरामद किया। कार चालक को दौरान तफ्तीश गिरफ्तार किया। अभियोजन द्वारा 21 गवाह 30 दस्तावेज पेश किए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, अशफाक हुसैन, इकबाल हुसैन एडवोकेट्स ने रोहित बलाई की पैरवी करते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अभियुक्त की पहचान के संबंध में किसी भी फर्द में रोहित की आयु, कद काठी, किस दिशा में कार से उतर कर गया, किसने पीछा किया प्रमाणित नहीं किया है। सह अभियुक्त के बयान व इत्तला साक्ष्य में ग्राह्य नहीं मानी जा सकती है। सभी तर्कों से सहमत होकर न्यायाधीश एवं एडीजे कोर्ट केकड़ी क्रम संख्या 1 ने अभियुक्त रोहित बलाई पुत्र हीरालाल बलाई निवासी जयसिंहपुरा थाना बेगूर जिला चित्तौड़गढ़ को अपराध धारा 8/15 N0D0P0S0 एक्ट के अपराध से दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया गया। नगर के पुरानी केकड़ी स्थित मां वन दुर्गा मंदिर में गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रतिमा पुनः स्थापना महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और वैदिक परंपराओं के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। पूरे 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र एवं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सस्वर पाठ हुआ। साथ ही ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जैसे बीज मंत्रों की गूंज से मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। रात्रिकालीन हवन यज्ञ में विधिपूर्वक आहुतियां समर्पित की गईं। समापन दिवस पर पूर्णाहुति के साथ ये दिव्य अनुष्ठान संपन्न हुआ। आयोजक गणेश लाल दाधीच ने बताया कि यह संपूर्ण अनुष्ठान पम. मुरलीधर दाधीच के मार्गदर्शन में हुआ। हवन यज्ञ में यजमान के रूप में नवल दाधीच, अंकिता दाधीच, प्रख्यात कवि बुद्धि प्रकाश दाधीच, मधुलिका दाधीच, ज्ञान प्रकाश दाधीच, सरिता शर्मा, दीपक दाधीच, शिप्रा दाधीच, सत्य प्रकाश तिवारी, प्रदीप दाधीच, श्यामलाल तिवारी, ओम प्रकाश ओझा, नवीन ओझा सहित अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे वैदिक अनुष्ठान का आचार्यत्व आचार्य विष्णु दत्त दाधीच ने निभाया। उनके नेतृत्व में पम. गणेश दाधीच पम, हरीश शर्मा पम, राजू शर्मा और पम. शुभम शर्मा सहित विद्वान ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान संपूर्ण श्रद्धा व विधिपूर्वक संपन्न कराए। समापन दिवस की सुबह भगवान श्री चारभुजानाथ के दरबार से वरुण पूजन उपरांत श्रद्धालु महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर कलश यात्रा निकाली। भजन कीर्तन और गीत गाते हुए महिलाएं कलश धारण कर गंतव्य पहुंची। निकटवर्ती ग्राम नया गांव मीणा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के दौरान राजस्व विभाग द्वारा शिकायत मिलने के बाद रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटवाकर रास्ता दुरुस्त करवाया। ग्राम वासियों द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर केकड़ी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमण की शिकायत की गई थी तथा बताया था कि मीणा के नया गांव में प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किसानों के खेतों में आने जाने के आम रास्ते को अवैध अतिक्रमण कर तारबंदी कर रास्ता बंद कर दिया गया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी द्वारा कार्रवाई के लिए एसडीएम एवं तहसीलदार केकड़ी को निर्देश दिए गए। तहसीलदार बंटी राजपूत द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर राजस्व टीम में पुलिस जाब्ते के पहुंचकर रास्ते का सीमा ज्ञान कर एवं ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उपलब्ध जेसीबी द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान सरपंच मीनो का नया गांव, भू अभिलेख निरीक्षक नाथूलाल रेगर, महेंद्र सिंह राठौर, पटवारी हल्का धीरज कुमार वर्मा, भूपेश मीणा एवं केकड़ी पुलिस थाने का जाब्ता मौजूद थे।